हेलो एवरीवन, दिस इज़ देवांग पाठक और हम स्टार्ट कर रहे हैं अगला लेक्चर हमारा नीट का। जो क्लास 12 का टॉपिक हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसमें हम चार्ज की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बातें कर रहे थे और लास्ट में हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी चार्ज की, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज किसे कहते हैं मैंने आपको बता दिया था कि चार्ज को जब भी चार्ज का ट्रांसफर होता है तो चार्ज के बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में होता है और उस सबसे छोटे टुकड़े को हम चार्ज का क्वांटम कहते हैं। और जब भी चार्ज ट्रांसफर होगा तो इन छोटे छोटे टुकड़ों के इस छोटे से आवेश के होल मल्टीपल की फॉर्म में ही ट्रांसफर होगा। तो हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो था प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। उसमें हम पढ़ रहे थे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था यहां पर, जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में, क्या फॉर्मूला पढ़ा था हमने कि टोटल ट्रांसफर्ड चार्ज विल इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ द क्वांटम ऑफ चार्ज q इक्वल्स टू ne। किसी ऑब्जेक्ट को किया गया ट्रांसफर किया गया टोटल चार्ज q, number of electrons transferred to that object multiplied by the charge of a single electron, which is E equals to 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। ये जो है चार्ज का क्वांटम कहलाता है। तो यहां पर हमने ये फॉर्मूला पढ़ लिया था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज किसे कहते हैं। अब हम बढ़ते हैं चार्ज की अगली प्रॉपर्टी की तरफ, और वो प्रॉपर्टी है कि चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। अगली प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी नंबर 7 है, कांट एग्जिस्ट विदाउट मास। इसका मतलब क्या है कि जब चार्ज जो है वो फंडामेंटल पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की एक प्रॉपर्टी है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पे ही कुछ ना कुछ मास होता है। दोनों का, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम्स और प्रोटॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम्स। तो ये दोनों पार्टिकल जब इनके पास चार्ज है और जब हम किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज ट्रांसफर करते हैं, चार्ज देते हैं, तो जैसे ही हम उसको चार्ज देंगे या तो हम उसको कुछ इलेक्ट्रॉन्स देंगे या कुछ इलेक्ट्रॉन्स उससे निकाल लेंगे। दोनों ही केस में इलेक्ट्रॉन के साथ साथ जब चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है तो मास का ट्रांसफर भी होगा ही होगा। यानी कि चार्ज जो है वो मास के साथ ही एग्जिस्ट करेगा, मास के बिना जो है चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। ऐसे पार्टिकल हो सकते हैं जिनके ऊपर मास है पर चार्ज नहीं है, लेकिन ऐसा कोई पार्टिकल नहीं हो सकता जिसमें मास नहीं है पर चार्ज हो। यानी चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। चार्ज है तो मास है, चार्ज नहीं है तो मास हो भी सकता है, लेकिन चार्ज होने के लिए मास होना बहुत जरूरी है। तो यहां से हम एक बात और समझेंगे कि मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट को मैंने चार्ज ट्रांसफर किया, कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए उसको चार्ज करने के लिए, तो जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो हर इलेक्ट्रॉन के साथ कितना मास जाएगा? वी नो दैट मास ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। यानी कि जब भी आप एक इलेक्ट्रॉन किसी ऑब्जेक्ट को ट्रांसफर करेंगे तो कम से कम इतना मास उस ऑब्जेक्ट को या उस ऑब्जेक्ट से ट्रांसफर हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि ड्यूरिंग चार्ज ट्रांसफर मास का भी ट्रांसफर होगा, और उस मास ट्रांसफर को, यानी कि जो टोटल ट्रांसफर ऑफ मास है, कैपिटल M से इसको हम डिनोट करेंगे, तो टोटल ट्रांसफर ऑफ मास विल इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर ड्यूरिंग द चार्जिंग एंड मास ऑफ अ सिंगल इलेक्ट्रॉन Me। ये होगा टोटल मास ट्रांसफर ड्यूरिंग द चार्जिंग। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज कर रहे हैं, उसको जब चार्ज दे रहे हैं, तो उसमें से हमको या तो इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे या उसको कुछ इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। तो दोनों ही सूरतों में उस ऑब्जेक्ट को या उस ऑब्जेक्ट से मास का ट्रांसफर होगा, और वो कितना होगा? इतना ट्रांसफर होगा। ये बात आप लोगों के समझ में आएगी नहीं? अभी हम पढ़ेंगे कि प्रोटॉन को हम जो है किसी एटम से बाहर नहीं निकाल सकते। ट्रांसफर ऑफ चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से ही होगा, इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से होगा। यदि किसी ऑब्जेक्ट को हमको पॉजिटिवली चार्ज करना है तो हम उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, और अगर नेगेटिवली चार्ज करना है तो हम उसको इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। अभी इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, पहले इस टॉपिक को थोड़ा सा हम और थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो ये फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है, अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था Q इक्वल्स टू NE।
Q इक्वल्स टू एन ई, इसके जैसा फॉर्मूला है। यहाँ से हम टोटल चार्ज जो ट्रांसफर हुआ वो निकाल सकते हैं और इस वाले फॉर्मूले से जो टोटल मास ट्रांसफर हुआ वो निकाल सकते हैं। तो ये बात आपके समझ में आई। यहाँ हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं, आप सब लोग क्वेश्चन कीजिए। और क्वेश्चन ये है कि किसी ऑब्जेक्ट को 1 कूलम चार्ज देने में कितने मास का ट्रांसफर करना पड़ेगा या कितने मास का ट्रांसफर होगा। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को 1 कूलम चार्ज देना चाहते हैं तो उस 1 कूलम चार्ज के साथ कितना मास ट्रांसफर होगा ये हमको कैलकुलेट करना है। तो आप अपनी वीडियो पॉज कीजिए और इस सवाल को आप सॉल्व करिए और फिर आप वीडियो ऑन करके उसको रिज्यूम करके अपना आंसर देखिएगा। सवाल फिर से सुन लीजिए एक बार। वी वांट टू गिव एनी ऑब्जेक्ट a charge of 1 coulomb, then how much amount of mass will be transferred with that charge। कि यदि हम 1 कूलम आवेश चार्ज जो है किसी ऑब्जेक्ट को दे रहे हैं, आवेश दे रहे हैं, तो उसके साथ कितने मास का ट्रांसफर होगा ही होगा, ये सवाल है। तो आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को कीजिए, फिर आप इसका सोल्यूशन देखना। मैं आपको इसका सोल्यूशन डायरेक्ट बता रहा हूँ। सवाल में दिया गया है कि टोटल नेट चार्ज हमको उस ऑब्जेक्ट को देना है 1 कूलम। कितना चार्ज देना है? 1 कूलम। और हमको ये निकालना है कि कितना मास ट्रांसफर होगा। तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करने पड़ेंगे इस चार्ज को देने के लिए। सो वी हैव द फॉर्मूला व्हिच इज Q इक्वल्स टू एन ई एंड वी हैव टू काउंट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग द ट्रांसफर ऑफ चार्ज। सो N विल इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय E, टोटल चार्ज ट्रांसफर्ड डिवाइडेड बाय क्वांटम ऑफ चार्ज, जो चार्ज की सबसे छोटी वैल्यू है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है उसकी वैल्यू है। So the total charge we want to give that object is 1 coulomb and the charge of an electron is 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb. So that will be number of electrons during this transfer of charge. इसको solve करेंगे हम। We can write it as 10 raised to power minus 19, इसको ऊपर ले जाएंगे, this will be plus 19 और यहाँ से अगर हम एक पॉइंट हटाते हैं तो ये 20 हो जाएगा, या ओपन इस पॉइंट को हटा के ऊपर एक जीरो लगा सकते हैं, तो दैट विल बी 10 raised to power 20 ऊपर जाके। सो n विल इक्वल टू 10 raised to power 20 डिवाइडेड बाय 16 और एल्स वी कैन सॉल्व दिस। ये यहाँ तक आपका फिजिक्स का पार्ट खत्म हो गया। आगे कैलकुलेशन मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स आप करें, जल्दबाजी ना करें। इस गणित में अगर गलती होती है तो वो मतलब आपकी जिम्मेदारी है, वो ठीक नहीं है। आप आराम से कैलकुलेशन करें। कैलकुलेशंस आर नॉट सो इंपॉर्टेंट। यहाँ तक इस सवाल की फिजिक्स खत्म हो गई। अब आगे कैलकुलेशन करनी है जो आपको ध्यान से करनी है। कैलकुलेशन में मिस्टेक होती है तो वो आपके लिए गलत है। तो n विल इक्वल्स टू, यहाँ से हम 100 अलग करेंगे, दैट विल बी 100 मल्टीप्लाइड बाई 10 raised to power 18 एंड डिवाइडेड बाई 16 एंड यू विल डिवाइडेड बाई 16, 100 डिवाइडेड बाई 16 यू विल गेट 6.25 into 10 raised to power 18 electrons. This will be the number of electron during transfer of charge 1 coulomb. अगर 1 कूलम चार्ज का हम ट्रांसफर करते हैं तो इतने इलेक्ट्रॉन्स जो है हमको उस ऑब्जेक्ट को देने पड़ेंगे या उस ऑब्जेक्ट से निकालने पड़ेंगे। ये बात आप लोगों के सबके समझ में आ गई? ठीक है। पर सवाल में पूछा गया है कि कितने मास का ट्रांसफर साथ साथ करना पड़ेगा। सो वी हैव द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर ड्यूरिंग द charging. So now we will calculate the total mass transferred and the transfer of mass m will equal to the number of electrons transferred during the charging. So number of electron हमने calculate कर लिया, that is 6.25 multiplied by 10 raised to power 18 and that is multiplied by the mass of a single electron. हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था, the transfer of mass will equal to n into m times me times of n. So this is the total mass transferred to any object during the transfer of charge. So the mass of one electron is 9.1 into 10 raised to power minus 31 kilograms. Then if you solve this calculation and you will get your answer. ये बात समझ में है कि इस सवाल को हम कैसे करेंगे कि हम जब भी चार्ज का ट्रांसफर करेंगे तो कुछ ना कुछ अमाउंट में मास का ट्रांसफर भी होगा और उस मास के ट्रांसफर को निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर ड्यू टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग द चार्जिंग। तो ये इस तरह से न्यूमेरिकल आपसे पूछे जा सकते हैं। खाली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो जिसको नोट करना है आप नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। इस तरह के क्वेश्चन छोटे छोटे
अब ये क्वेश्चन इस तरह से डायरेक्ट नहीं पूछता है नीट IIT में, लेकिन इस तरह की कैलकुलेशंस का इस्तेमाल हम बीच में कहीं देख सकते हैं। किसी सवाल, अच्छे सवाल के अंदर बीच में कहीं आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ सकती है, वहाँ हम इसका इस्तेमाल करेंगे। एक चीज़ और ध्यान से देखेंगे हम कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम चार्ज करते हैं तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रॉन। जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं सोडियम की, Na। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ Na? Na हैज अ न्यूक्लियस कंटेनिंग न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। तो सोडियम के पास 11 प्रोटॉन P+ और 11 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये आप सबको पता है, बेसिक केमिस्ट्री आपने पढ़ा होगा कि सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 11, और कितने ही प्रोटॉन है? 12। सॉरी, कितने ही इलेक्ट्रॉन्स है? 11, और कितने ही प्रोटॉन है? 11। दोनों 11 प्रोटॉन है, 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन है। अब दोनों के पास पॉजिटिव, दोनों ही पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है वो अमाउंट में सेम है, इसलिए जो सब्सटेंस है, जो सोडियम है, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। क्या है? न्यूट्रल है। लेकिन हम न्यूक्लियस में से प्रोटॉन को तो निकाल नहीं सकते बाहर। कैन यू रिमूव द प्रोटॉन आउट ऑफ न्यूक्लियस? नहीं। हम नॉर्मल तरीके से प्रोटॉन को जो है वो न्यूक्लियस से बाहर नहीं निकाल सकते। तो हम इस सोडियम को चार्ज करने के लिए या चार्ज देने के लिए केवल किसको निकाल सकते हैं? इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं, केवल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर सकते हैं। सो इफ वी रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ द सोडियम एटम, देन यू विल गेट Na+ आयन। Na+ आयन कैसे मिलता है हमको? कि हम उसके आउटर मोस्ट शेल में जो 3s1 इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम बाहर निकाल लेंगे, और जब हम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे तो सोडियम के पास जो टोटल प्रोटॉन है वो तो अभी भी 11 है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 10। तो टोटल चार्ज कितना आ गया? 10 माइनस और 11 प्लस, तो टोटल चार्ज ऑन सोडियम विल बी +1, क्योंकि यहाँ पर एक प्रोटॉन नंबर में इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है। सो जब भी किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज करना है, हमको चार्ज करना है, उसके लिए हमको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन का। अगर हमको उसको पॉजिटिवली चार्ज करना है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, और नेगेटिवली चार्ज करना है तो उसको इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, क्योंकि एवरी सब्सटेंस हैज़ इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। यानी कि हर वस्तु जो है, हर ऑब्जेक्ट जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, और जब हम उसको चार्ज करेंगे तो या तो हम उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे या उसको इलेक्ट्रॉन दे देंगे। तो जब हम उसको इलेक्ट्रॉन देंगे, देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और जब हम इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी लेस देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, ये बात आपके समझ में आई? तो यहां से हम एक चीज और देखते हैं जल्दी से, कि अगर मेरे पास कोई न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी ऑफ मास m, दिस बॉडी इज न्यूट्रल, ठीक। अगर मैंने इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, बाहर निकाल लिए, तो जब मैंने इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाले तो इलेक्ट्रॉन निकालते ही इसमें से कुछ मास कम होगा कि नहीं होगा? जैसे इलेक्ट्रॉन के पास भी कुछ मास है, और जैसे ही किसी ऑब्जेक्ट में से इलेक्ट्रॉन निकाले जाएंगे तो उसका मास कम होगा या बढ़ेगा? उसका मास कम हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन निकालने से ये ऑब्जेक्ट कौन सा वाला चार्ज ले लेगा? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन जब आपने निकाले तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उतने ही हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? कम हो गए, तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो ज्यादा हो जाएगा। देन अगर मैं इलेक्ट्रॉन निकालता हूं, देन ऑब्जेक्ट विल बी पॉजिटिवली चार्ज एंड मास mp विल डेफिनेटली लेस देन द न्यूट्रल बॉडी। इसका जो मास होगा mp वो न्यूट्रल बॉडी से कम होगा, क्योंकि इसमें से आपने इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए हैं। अगर मैं इसको कुछ इलेक्ट्रॉन्स दे देता हूं, मान लीजिए कि इस बॉडी को, ये न्यूट्रल बॉडी है एंड दिस इज पॉजिटिवली चार्ज, अगर मुझे इस बॉडी को नेगेटिवली चार्ज करना है, देन आई हैव टू गिव सम इलेक्ट्रॉन्स टू दिस बॉडी, देन दैट विल बी -me, मास ऑफ नेगेटिवली चार्ज, वो पॉजिटिवली चार्ज है, मास ऑफ mn, नेगेटिवली चार्ज बॉडी, एंड इसका मास जो है वो न्यूट्रल बॉडी से ज्यादा होगा। दिस इज नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी। ये बात आपके समझ में आई? न्यूट्रल बॉडी का मास m है, तो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का मास उससे कम होगा और नेगेटिवली चार्ज बॉडी का मास उससे
ज़्यादा होगा। ये बात समझ में आ गई, क्योंकि हमने यहाँ से सब कुछ इलेक्ट्रॉन रिमूव किए तो उसका मास कम हुआ और उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा होने की वजह से पॉजिटिवली चार्ज हो गया। जब इसको नेगेटिव चार्ज करना था तो इसको हमने कुछ इलेक्ट्रॉन्स दिए, इलेक्ट्रॉन देने की वजह से इसका मास बढ़ा और ये इलेक्ट्रॉन नंबर में ज़्यादा होने की वजह से प्रोटॉन से ये नेगेटिवली चार्ज हो गया। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज करेंगे तो हमारा उसका जो उसके लिए जिम्मेदार है वो है इलेक्ट्रॉन। यदि इलेक्ट्रॉन देंगे तो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन अगर उससे निकाल लेंगे तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं चार्ज की अगली प्रॉपर्टी की तरफ। और अगली प्रॉपर्टी ये है कि द इलेक्ट्रिक चार्ज इज इनवेरिएंट। इलेक्ट्रिक चार्ज इज इनवेरिएंट। व्हाट डू यू मीन बाय इनवेरिएंट? इलेक्ट्रिक चार्ज इज इनवेरिएंट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि यदि किसी बॉडी पे चार्ज है और वो बॉडी मूव करती है यानी कि चलती है तो उसके चार्ज में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सर ऐसा कुछ होता है कि किसी और प्रॉपर्टी में, जैसे कोई प्रॉपर्टी है किसी ऑब्जेक्ट की तो उसके मोशन की वजह से वो प्रॉपर्टी बदलती हो? बिल्कुल ऐसा होता है। आपने पहले पढ़ा होगा मास। जब भी कोई ऑब्जेक्ट चलता है उसका रेस्ट मास जो होता है, जब वो रुकी हुई होती है तो उसके मास को हम रेस्ट मास बोलते हैं, लेकिन जब वो ऑब्जेक्ट चलना शुरू करता है तो जैसे जैसे उसकी वेलोसिटी बढ़ती है उसका मास भी बढ़ता हुआ चला जाता है। तो मास एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो वेलोसिटी के साथ ऑब्जेक्ट की मोशन के साथ साथ बदल सकती है और उसको हम बता सकते हैं एक फॉर्मूले से, मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू रेस्ट मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय 1 माइनस वेलोसिटी ऑफ दैट मास डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट। थियरी ऑफ रिलेटिविटी जब आप बड़ी क्लासों में पढ़ेंगे तो वहाँ आपको ये फॉर्मूला पढ़ने को मिलेगा कि किसी ऑब्जेक्ट का जो मास है वो उसकी वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे उसकी वेलोसिटी घटेगी या बढ़ेगी उसके मास में भी चेंज होता है, लेकिन चार्ज में ऐसा कोई चेंज नहीं होता है। किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी ही ज़्यादा हो, यदि वो उसका चार्ज x कूलम है तो उसका चार्ज रेस्ट पे भी x कूलम रहेगा। उसकी वेलोसिटी कितनी तेज हो तब भी उसका चार्ज x कूलम ही रहेगा। वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसकी हम पढ़ाई कर रहे हैं। तो मास की तरह चार्ज नहीं है। मास जो है वो वेलोसिटी के साथ इफेक्ट होता है। जैसे जैसे वेलोसिटी घटती बढ़ती है मास चेंज होता है, लेकिन चार्ज जो है वो वेलोसिटी के साथ चेंज नहीं होता है। द इलेक्ट्रिक चार्ज इज इनवेरिएंट विच मीन्स द इलेक्ट्रिक चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। ये बात आप सबके समझ में आ गई? ठीक है, अब चलते हैं हम हमारी अगली प्रॉपर्टी की तरफ। जो भी यहाँ क्लास में हम आपको पढ़ा रहे हैं, अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई डाउट होता है तो आप हमारे जो भी वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का और हमारे मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, उस पर जाके आप अपने डाउट और अपने जो भी आपको पूछना है, कोई चीज़ आपके पढ़ते समय समझ में नहीं आई, वो आप उस पर अपलोड कर सकते हैं और वहाँ से आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 9। और ये प्रॉपर्टी है इफ चार्ज इज एट रेस्ट। अगर चार्ज जो है Q इज एट रेस्ट देन इट प्रोड्यूसेस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर चार्ज रुका हुआ है तो वो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है हम अभी आगे पढ़ेंगे। अभी आपको याद रखना है कि जो रुका हुआ चार्ज है वो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। इफ चार्ज इज मूविंग विद, इफ Q इज मूविंग with constant velocity, then it produces electric field as well as magnetic field. अगर चार्ज रुका हुआ है तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा अपने चारों तरफ। अगर चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा अपने चारों तरफ। और तीसरा केस व्हेन चार्ज इज एक्सेलरेटेड, अगर चार्ज एक्सेलरेट हो रहा है किसी सिचुएशन में, आप देखेंगे बाद में जब हम सवाल करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे कि कोई चार्ज SHM कर रहा है तो SHM मतलब वो एक्सेलरेटेड चार्ज है। और जब चार्ज एक्सेलरेटेड है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड
और मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा ही करेगा, साथ साथ वो एनर्जी रेडिएट करेगा, रेडिएशन उसके अंदर से निकलेंगे। अगर कोई चार्ज एक्सेलरेटेड है, अगर एक्सेलरेटेड मोशन में है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड्स के साथ साथ रेडिएशन भी एमिट करेगा, उसके अंदर से एनर्जी रेडिएट होने लगेगी। ये आपको याद रखना है, ये भी चार्ज की एक प्रॉपर्टी है। अगली प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं हम। अगली प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक चार्ज ऑलवेज रिसाइड्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ कंडक्टर। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो हमेशा किसी कंडक्टर की आउटर सरफेस पर ही रिसाइड करता है, उसके कभी अंदर नहीं जा सकता। तो इसका क्या कारण है, आप लोग ध्यान से सोचिए, बताइए कि कोई भी किसी कंडक्टर को अगर हमने चार्ज दिया तो वो उसकी आउटर सरफेस पे रिसाइड करेगा, उसके अंदर नहीं जाएगा। मान लीजिए कि हमारे पास एक कंडक्टर है, इस तरह से एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर को हमने पॉजिटिव चार्ज दिया। कैसा चार्ज दिया? पॉजिटिव चार्ज दिया। तो ये हमेशा इसकी जो आउटर सरफेस है, ये वाली, इसी के ऊपर रिसाइड करता है, ये अंदर क्यों नहीं जाता? आप लोग अपनी वीडियो पॉज करके सोचिए इस सवाल का जवाब। अभी हमने जो चार्ज की प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं उन्हीं में से इसका जवाब निकलेगा। तो मैं बताता हूं आपको ऐसा क्यों होता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज कंडक्टर के हमेशा सरफेस पे ही क्यों रिसाइड करता है। उसका कारण यह है कि अभी हमने पढ़ा था कि जो सेम चार्ज होता है, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, जब आप इसको पास पास रखेंगे तो ये क्या करेंगे, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। अगर इन चार्जेस को चलने की जगह मिलती है, अगर ये चार्जेस चल सकते हैं, तो क्या इस रिपल्शन फोर्स से ये एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल दूर जाने की कोशिश करेंगे। तो ये कब तक दूर जाते रहेंगे? जब तक कि इन दोनों का रिपल्शन, इन दोनों के ऊपर लगने वाला जो फोर्स है वो बहुत कम नहीं हो जाता या लगभग जीरो नहीं हो जाता। यहां पर इस कंडक्टर को ध्यान से देखिए, जब हम इसको चार्ज देते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट से, कोई रॉड, किसी रॉड, जिस रॉड से आप इसको चार्ज दे रहे होंगे, यहाँ रॉड के ऊपर कुछ चार्ज है और उस रॉड से टच करके हम इसको चार्ज दे रहे हैं। ये कैसे प्रोसेस होती है ये हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, जहाँ चार्जिंग हम पढ़ेंगे, चार्जिंग बाय कंडक्शन। लेकिन अभी आप मान लीजिए किसी रॉड से हमने इसको चार्ज किया, एक रॉड ली और रॉड टच करके हमने इसको चार्ज दिया। तो जैसे ही चार्ज आप इसको देंगे, कंडक्टर्स कौन से सबस्टेंस होते हैं? ऐसे सबस्टेंस जिनकी सरफेस पर चार्ज आसानी से दौड़ सकता है, इलेक्ट्रिक करंट आसानी से दौड़ सकती है। इसका मतलब यह है कि ये जो चार्ज है वो कंडक्टर की सरफेस पर मूवमेंट कर सकता है। बिल्कुल ठीक बात। और जब एक पॉजिटिव चार्ज के पास दूसरा पॉजिटिव चार्ज आएगा तो क्या एक दूसरे को रिपेल करेंगे? बिल्कुल रिपेल करेंगे। और क्या इस रिपल्शन फोर्स की वजह से ये एक दूसरे से दूर दूर जाने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल दूर दूर जाने की कोशिश करेंगे। तो ये कब तक और कितना दूर जा सकते हैं? ये इतना दूर जा सकते हैं कि जब तक कि ये उस कंडक्टर की आउटर सरफेस तक नहीं पहुंच जाते, यानी कि इनके बीच का जो रिपल्शन है वो इनको मैक्सिमम डिस्टेंस तक रिपेल करने की कोशिश करेगा। और किसी भी कंडक्टर पे मैक्सिमम डिस्टेंस जो होती है वो उसकी सरफेस पे होती है। कहाँ होती है? सरफेस पे। कि चार्ज सरफेस का जो पूरा एरिया है उसको ऑक्यूपाई कर लेगा और दूर दूर जाके सेट हो जाएंगे एक दूसरे के म्यूचुअल रिपल्शन की वजह से। इसीलिए इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो हमेशा कंडक्टर की आउटर सरफेस पे रिसाइड करता है। जो भी पॉइंट उतारने हैं वीडियो पॉज करके आप फटाफट उतारते जाइए साथ साथ। तो हम लोग अब आगे का टॉपिक शुरू करते हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज इज कॉल्ड चार्जिंग। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज देते हैं तो ये जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है? चार्जिंग। चार्जिंग। हम किसी ऑब्जेक्ट को कितने तरह से चार्ज कर सकते हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट को हम कितने तरह से चार्ज कर सकते हैं? चार्ज करने का मतलब क्या है कि आपको या तो उसको इलेक्ट्रॉन्स देने या उससे इलेक्ट्रॉन आपको
निकाल लेने। तो कितने तरह से हम किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं? पहला तरीका हो सकता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन से कैसे चार्ज कर सकते हैं? फ्रिक्शन से ऐसे चार्ज कर सकते हैं कि आपने देखा होगा बर्थडे पार्टीज में आप गुब्बारे होते हैं, बैलून्स को अपने सिर पे या कपड़ों पे रगड़ के दीवार पे चिपकाओगे तो वो दीवार पे चिपक जाता है। कारण क्या है कि जब भी उसको हम कपड़ों से या गुब्बारे से उससे सिर से रगड़ते हैं तो हमारे कपड़े से या बालों से कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो झड़ के गुब्बारे पे आ जाते हैं और उस वजह से वो दीवार पे चिपकता है, उस वजह से वो चार्ज हो जाता है। चिपकने की प्रोसेस अलग है, लेकिन उस वजह से वो गुब्बारा जो है वो चार्ज हो जाता है। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन का मतलब ये है, जैसे कंघी एक कॉम है, ये आप बुक्स में भी पढ़ते हैं, ये एग्जाम्पल हमने कई बार पढ़ रखा है और वैसे भी बिहेवियरल भी हमने कई बार देखा होगा कि यहाँ कुछ कागज के टुकड़े हैं। अगर हम इस कॉम को सिर में लगा के, अगर सिर में इस तरह से 3-4 बार फेर के और कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लेके जाएंगे तो वो कागज के टुकड़े जो हैं वो इस कॉम से अट्रैक्ट हो जाते हैं, कंघी से चिपक जाते हैं आके। तो ये है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, कि जब दो ऑब्जेक्ट्स को हम घिसते हैं, आपस में रिलेटिव मोशन कराते हैं, तो रिलेटिव मोशन कराने की वजह से उनके जो सरफेस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर ट्रांसफर होते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं तो दोनों ही ऑब्जेक्ट क्या हो जाते हैं? चार्ज हो जाते हैं। तो इस तरह से भी किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज किया जा सकता है। लेकिन ये चार्जिंग का जो तरीका है वो बिहेवियरल नहीं है कि मान लीजिए आपके मोबाइल में कोई बैटरी है, अगर वो डिस्चार्ज हो गई, आप बैटरी को निकाल के अपने कपड़ों पे घिस रहे हैं जोर जोर से, उसको घिसा और अपने मोबाइल में फिर लगाया और चार्ज किया। इस तरह से चार्जिंग जो है बिहेवियरल नहीं है, बहुत समय और बहुत मेहनत उसमें लग सकती है। तो फ्रिक्शन से जो आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी वो बहुत कम अमाउंट में होगी और उसमें एनर्जी का लॉस बहुत ज़्यादा है। दूसरा जो तरीका हो सकता है वो तरीका हो सकता है रेडिएशन, चार्जिंग बाय रेडिएशन। भाई रेडिएशन से कैसे चार्ज हो सकता है? ऐसे हो सकता है कि मान लीजिए आपके पास एक मेटल की शीट है और इस मेटल की शीट पे आके कोई रेडिएशन टकराया और रेडिएशन के टकराने से इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल के बाहर चले गए। इस पर रेडिएशन टकराया और रेडिएशन के टकराने से कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इसमें से बाहर निकल गए। और जब रेडिएशन टकराने से कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर निकले, तो जब इलेक्ट्रॉन इस शीट में से बाहर निकले देन शीट मस्ट बी पॉजिटिवली चार्ज्ड। अगर इलेक्ट्रॉन निकल गए तो इस शीट पे कैसा चार्ज आ गया होगा? पॉजिटिव चार्ज। ऐसी घटना हम अपने जो मॉडर्न फिजिक्स में आप पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वहाँ हम इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो रेडिएशन से भी कोई ऑब्जेक्ट चार्ज हो सकता है, लेकिन सिमिलर फ्रिक्शन वाले की तरह इसमें भी ये तरीका बिहेवियरल नहीं है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे रेडिएशन गिरा के उसको चार्ज करें। इससे भी बहुत कम अमाउंट में जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, बहुत कम अमाउंट में चार्जिंग होती है। इसलिए ये दोनों ही तरीके जो हैं वो हम चार्जिंग में काम में नहीं लेते। अब जो मैं दो तरीके आपको बताऊंगा, हम चार्जिंग में उन दोनों तरीकों को काम में लेते हैं और वो बिहेवियरल तरीके हैं। उन्हीं से हम किसी ऑब्जेक्ट को अच्छे तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से चार्ज कर सकते हैं। तो ये दोनों हमको केवल समझने के लिए हमने पढ़े थे, लेकिन जो हमारे सिलेबस में है, जो एक्चुअल हम जो चार्ज करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, तो पहला जो तरीका होता है चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय कंडक्शन? कंडक्शन का मतलब है किसी बॉडी को दूसरी बॉडी के कांटेक्ट में लाके चार्ज करना। जैसे आप साइंस में जब आप छोटे थे, आप 8वीं-9वीं क्लास में जब आप बहुत छोटे से थे, तो आपने पढ़ा होगा कि एक चम्मच जो है सब्जी बनाते समय यदि हम कढ़ाई में रख देते हैं तो थोड़ी देर में वो चम्मच भी क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है। कारण क्या है कि उस चम्मच का जो अगला सिरा गर्म सब्जी के अंदर है, वहाँ से वो हीट लेती है और उसके पार्टिकल्स जो हैं वो हीट एक दूसरे को ट्रांसफर करते करते और चम्मच के पिछले हिस्से तक वो हीट थोड़ी देर में पहुँच जाती है और पूरी चम्मच जो है वो गर्म हो जाती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं हीटिंग बाय कंडक्शन, कि बॉडी को दूसरी बॉडी के कांटेक्ट में लाके उसको गर्म करना, हीटिंग बाय कंडक्शन। इसीलिए चार्जिंग में भी हम पढ़ेंगे कि एक चार्ज्ड बॉडी को यदि किसी न्यूट्रल बॉडी के कांटेक्ट में लाया जाए तो न्यूट्रल बॉडी भी क्या हो जाती है? चार्ज हो जाती है, और इसी को बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो सबसे पहले अपन इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। व्हाट इज चार्जिंग बाय कंडक्शन? इफ एनी न्यूट्रल बॉडी इज केम इन कॉन्टेक्ट विद चार्ज्ड बॉडी देन न्यूट्रल बॉडी ऑल्सो गेट्स चार्ज्ड। न्यूट्रल बॉडी भी चार्ज हो जाती है। यदि किसी न्यूट्रल बॉडी को किसी चार्ज्ड बॉडी के कांटेक्ट में लाया जाता है तो जो चार्ज है वो चार्ज बॉडी से न्यूट्रल बॉडी की तरफ ट्रांसफर होता है। कितना होता है, कब तक होता है, ये हम बाद में समझेंगे। होता है, आप इतना समझिए। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं चार्जिंग बाय
कंडक्शन। मान लीजिए यहां पर हमारे पास एक बॉडी है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। और एक बॉडी है हमारे पास, ये है न्यूट्रल। न्यूट्रल बॉडी के अंदर कितना चार्ज होगा? 0। क्या न्यूट्रल बॉडी के पास चार्ज है कि नहीं है? बताइए, न्यूट्रल बॉडी के पास चार्ज है कि नहीं है? नहीं है। न्यूट्रल बॉडी के पास भी चार्ज होता है, लेकिन जितने अमाउंट में पॉजिटिव होता है उतने ही अमाउंट में नेगेटिव होता है, इसलिए वो दोनों के इफेक्ट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। यहां पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब यह है कि नेगेटिव और पॉजिटिव जितना है, पॉजिटिव का बैलेंस उससे ज्यादा है, यानी कि ये पॉजिटिवली चार्ज है, मतलब इसमें पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट नेगेटिव चार्ज से ज्यादा है। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव का अमाउंट दोनों में सेम है। अब हम करेंगे कि अभी हम ऐसी बॉडीज ले रहे हैं जो मटेरियल में, शेप में, साइज में एक दूसरे के बराबर हो, सिंप्लिसिटी के लिए। बाद में हम अलग अलग मटेरियल की अलग अलग शेप्स की बॉडीज को भी कॉन्टेक्ट में लाके आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल हम ऐसी बॉडीज ले रहे हैं जो शेप, साइज, मटेरियल में एक जैसी है। ये दोनों ही आयरन के स्फीयर मान लीजिए आप। तो जब मैं इस ऑब्जेक्ट को एक बहुत पतले से वायर से इससे कनेक्ट करूंगा तो क्या होगा? इसका जो चार्ज है, मान लीजिए यहां पर कितना चार्ज था, लेट इट बी Q। यहां पर कितना चार्ज था? Q। तो ये जो चार्ज है, जैसे ही हम इसको इस बॉडी के कांटेक्ट में लेके आएंगे, न्यूट्रल बॉडी के कांटेक्ट में लेके आएंगे, वैसे ही इस चार्ज का ट्रांसफर होगा चार्ज बॉडी से न्यूट्रल बॉडी की तरफ। और थोड़ी देर में क्या होगा कि ये जो दोनों स्फीयर हैं, ये दोनों ही पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगे। ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। और कितना कितना चार्ज होगा? पहले इस पर कितना था? Q, क्योंकि शेप, साइज और मेटेरियल में बॉडीज एक जैसी हैं, आइडेंटिकल बॉडीज हैं, इसलिए यहां पर चार्ज हो जाएगा Q/2 और यहां पर भी चार्ज हो जाएगा Q/2। डिफरेंट शेप, साइज के केस में कैसे चार्ज का ट्रांसफर होगा वो हम आपको बाद में पढ़ेंगे। वहां हम पोटेंशियल से डिसाइड करते हैं कि बॉडी कब तक चार्ज का ट्रांसफर करेगी, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। लेकिन अगर बॉडी दोनों आइडेंटिकल बॉडीज हैं, साइज और शेप एक जैसी है, मटेरियल सेम है, तो दोनों का पोटेंशियल सेम तब तक होता है जब तक कि दोनों का चार्ज आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो यहां पर क्या होगा? दोनों आयरन के स्फीयर हैं सेम साइज के, तो यहां चार्ज जो है आधा आधा दोनों में सेपरेट हो गया। ये बात आप लोगों के समझ में आई कि नहीं आई? तो चार्जिंग बाय कंडक्शन का मतलब है जब किसी चार्ज्ड बॉडी को किसी न्यूट्रल बॉडी के कांटेक्ट में लाया जाता है तो चार्ज का ट्रांसफर चार्ज्ड बॉडी से न्यूट्रल बॉडी की तरफ होता है, और तब तक होता है जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। और इफ द बॉडीज आर आइडेंटिकल तो ये तब तक ट्रांसफर होगा जब तक कि चार्ज आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाता, दोनों में हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये बात आप लोगों के समझ में आ गई? सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग बाय कंडक्शन। हम अपने मोबाइल की चार्जिंग और भी जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, जो भी चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं, उनकी चार्जिंग ऐसी करते हैं कि एक तरफ का जो पोर्ट है एक वायर से बिजली में लगाया, एक तरफ का आपके मोबाइल की बैटरी में लगाया, और एक वायर से हम चार्ज लेके अपने मोबाइल की बैटरी को चार्ज करते हैं। सो दैट इज चार्जिंग बाय कंडक्शन। आजकल आपने सुना होगा कि इंडक्शन जो है, ऐसे चार्जर आ गए जो वायरलेस है। वायरलेस का मतलब जो वायर के बिना चार्ज का ट्रांसफर करते हैं। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन, जो इसका अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे। और वो काम आता है, वो जो प्रोसेस है वो काम आती है वायरलेस चार्जिंग के अंदर, है ना। आजकल आपने सुना होगा ना, कई सारे मोबाइल हैं जिनके साथ वायरलेस चार्जर आता है, उसको पढ़ेंगे हम अगले टॉपिक में। अभी कंडक्शन जो है, चार्जिंग बाय कंडक्शन, इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, ध्यान से देखिए। पहली जो ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस बॉडी को हमने चार्जिंग के लिए इस्तेमाल किया था, जिससे हम चार्ज करना चाह रहे थे न्यूट्रल बॉडी को, उसके चार्ज में रिडक्शन हुआ है, उसके चार्ज में कमी हुई है। पहले इसके पास कितना चार्ज था? Q, और बाद में कितना चार्ज है? Q/2। यानी कि जिस बॉडी को हम चार्ज के लिए, चार्ज देने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उस बॉडी के चार्ज में क्या हुई है? कमी हुई है। पहला नोट आपको पॉइंट ये करना है। दूसरा पॉइंट ये नोट करना है कि आफ्टर कंडक्शन ये दोनों बॉडीज के पास सेम नेचर का चार्ज होगा कि नहीं? अगर इसके पास पॉजिटिव है तो ये इसको कौन सा चार्ज ट्रांसफर करेगी? पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर करेगी। इसका मतलब आफ्टर द कंडक्शन प्रोसेस बोथ बॉडीज विल होल्ड सेम चार्ज ऑफ सेम नेचर चार्ज। दोनों पे जो चार्ज है उनका नेचर कैसा होगा? सेम नेचर होगा। इसका मतलब ये है कि कंडक्शन के बाद ये दोनों बॉडीज एक दूसरे को रिपेल करेंगी। क्या करेंगी? एक दूसरे को रिपेल करेंगी। कितना चार्ज ट्रांसफर होगा एक बॉडी से दूसरी बॉडी में? इन केस ऑफ मेटल्स, अगर आइडेंटिकल हैं साइज और शेप में तो आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट होता है, और अगर ये आइडेंटिकल नहीं है या मटेरियल सेम नहीं है
तो ये तब तक चार्ज का ट्रांसफर होगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं होता, मतलब पोटेंशियल सेम होना चाहिए। पोटेंशियल का क्या लेना देना है, इसको मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझा देता हूं कि 4 चीजें हैं जो ऑटोमेटेड फ्लो होती हैं, जैसे जो अपने आप फ्लो करती हैं, है ना, हवा, पानी, हीट और चार्ज, मतलब एयर, वाटर, हीट एंड चार्ज, हवा, पानी, ऊष्मा और आवेश, ये ऑटोमेटिक फ्लो करते हैं। अब हवा का फ्लो कैसा होता है, हवा कैसे फ्लो करती है, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। हवा कहां से कहां फ्लो करती है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, है ना, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवा अपने आप फ्लो करती है। अपने आप फ्लो करने की बात है, हम पानी को अपने जबरदस्ती फ्लो करा सकते हैं मोटर लगा के, लेकिन जो सेल्फ पानी खुद फ्लो होगा वो होगा फ्रॉम हाई टू लो। पानी हमेशा ऊंचाई से नीचाई की तरफ फ्लो करता है ना। हीट कैसे फ्लो करती है, हीट फ्लो करती है फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। कहां फ्लो करती है, जो हाई टेम्परेचर है उच्च ताप से निम्न ताप की ओर हीट का फ्लो होता है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पर। यदि किसी कमरे के अंदर एक चाय का कप रखा हुआ है तो थोड़ी देर बाद वो चाय ठंडी हो जाती है। कारण क्या है कि चाय का टेम्परेचर कैसा है, ज्यादा, और कमरे का टेम्परेचर कैसा है, कम। तो हीट कहां से निकल के कहां गई, चाय से निकल के कमरे में गई, और जब चाय से हीट निकल गई तो चाय कैसी हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सिमिलर अगर कमरे के टेम्परेचर पे कोल्ड ड्रिंक रखी हुई है तो वो कोल्ड ड्रिंक थोड़ी देर में गर्म हो जाती है। उसका कारण क्या है कि कोल्ड ड्रिंक का टेम्परेचर कमरे से कम है, तो अब हीट जो है वो कमरे से निकल के कोल्ड ड्रिंक में जाएगी और कोल्ड ड्रिंक धीरे धीरे गर्म। दोनों ही केसेस में हीट जो है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर वाले ऑब्जेक्ट की तरफ मूव करती है। सिमिलर ऐसा ही होता है चार्जेस के साथ। चार्ज क्या होते हैं, चार्ज का जो ऑटोमेटिक फ्लो होता है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होता है। ये बात समझ में, चार्ज जब अपने आप फ्लो होगा तो वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पर होगा, है ना। अगर प्रेशर सेम हो जाएगा तो हवा भी फ्लो करना बंद कर देगी, है ना। अगर हाइट सेम हो जाएगी तो पानी फ्लो करना बंद कर देगा, है। टेम्परेचर अगर सेम हो जाएगा तो हीट का फ्लो बंद हो जाएगा। इसी तरह अगर पोटेंशियल दो ऑब्जेक्ट्स का सेम हो जाता है तो उन ऑब्जेक्ट्स के बीच में ट्रांसफर ऑफ चार्ज भी रुक जाएगा। लेकिन यहां समझने वाली एक बात और है कि हवा, पानी और हीट ये एक ही टाइप के होते हैं, लेकिन चार्ज होता है 2 टाइप का, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहां आपको ये ध्यान रखना है कि जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव, ये हायर पोटेंशियल से और लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है। पॉजिटिव चार्ज ऑटोमेटिक फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। बात समझ में आई, इसको हम लिखेंगे हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, पॉजिटिव चार्ज। और अगर नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज ये उल्टा फ्लो होता है फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। ये बात समझ में है कि नहीं, क्योंकि चार्ज 2 तरह का होता है। तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है, और जो नेगेटिव चार्ज है वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। तो कंडक्शन की प्रोसेस में जब एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर चार्ज आएगा तो आइडेंटिकल हो चाहे किसी भी तरह की बॉडीज हो, पोटेंशियल जब तक सेम नहीं होता चार्ज का ट्रांसफर चलता रहेगा। और चार्ज का ट्रांसफर कब रुकेगा, चार्ज फ्लो होना कब बंद होगा, जब दोनों बॉडीज का पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो चार्ज फ्लो करना बंद कर देगा। अब आइडेंटिकल के केस में क्या होता है कि पोटेंशियल सेम तब हो जाता है जब दोनों के ऊपर चार्ज जो है इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। लेकिन आइडेंटिकल नहीं है तो उसको हम फिर पोटेंशियल डिफरेंस से देखेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में 0 हो जाना चाहिए, पहली बॉडी का पोटेंशियल और दूसरी बॉडी का पोटेंशियल सेम हो जाना चाहिए। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग बाय कंडक्शन। इसको आप ध्यान से पढ़िए। हम लोग आगे अब धीरे धीरे टॉपिक बढ़ेंगे तो क्वेश्चंस करेंगे अच्छे इनके कंसेप्ट पे, पहले आप अच्छे से पकड़ बनाइए। इस लेक्चर में हमने पढ़ा चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।